आज नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं स्ट्रॉन्ग उज़्मा साहिबा, जिन्होंने अपना आधा घर डोनेट कर दिया खिदमत खलक के लिए। इन्होंने घर के अंदर एक सिलाई सेंटर भी बनाया है ताकि जो मुस्तहिक बच्चियां वो यहाँ पे सिलाई सीख सके और लोगों की खिदमत कर सके। NA न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। आज नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं स्ट्रॉन्ग उज़्मा साहिबा, जिन्होंने अपना आधा घर डोनेट कर दिया खिदमत खलक के लिए। और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, इन्होंने घर के अंदर एक सिलाई सेंटर भी बनाया है ताकि जो मुस्तहिक बच्चियाँ वो यहाँ पे सिलाई सीख सके और लोगों की खिदमत कर सके। इसके अलावा कर्ज़ असना दिया जाता है। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में राशन भी तकसीम किया जाएगा। और इसके अलावा एक इनकी बहुत ही दर्दनाक कहानी है जो हम उज़्मा साहिबा की ज़ुबानी भी सुनेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रॉन्ग उज़्मा तो है ही है, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग लक़ब इनको मिला है इसके पीछे क्या कहानी है। जी बहुत शुक्रिया आप टाइम दिया हमें। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग उज़्मा, इसके बारे में बताइए। स्ट्रॉन्ग उज़्मा मेरे बेटे ने नाम रखा है। उसको लगता है कि मेरी मामा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ट्रेजेडीज़ देखी और मैंने बड़े सरकमस्टेंसेस को फेस किया। उसके बावजूद मैंने हिम्मत नहीं आ रही और मैं यानी कि ब्लैंक थी, यानी कि अनपढ़ थी, इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। और मैंने एक हायर एजुकेशन हासिल की, यानी कि एक प्रोफेशनल एजुकेशन मैंने MBA किया है और MPhil किया है। तो ये मेरे लिए बड़ी बात है, इसीलिए कि मैं बिल्कुल अनपढ़ थी और मेरी शादी हुई, उस शख्स ने मुझे धोखा दिया था। तो वो सब कुछ हमारा बेच के हमें तन्हा सड़क के ऊपर यानी कि रोड के ऊपर छोड़ के चला गया था। मेरा बेटा उस वक़्त 1 साल 3 माह का था। तो उसके बाद फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मेरी फैमिली जो थी वो भी मेरे साथ, उनका भी घर बर्बाद हो गया। मेरा तो हुआ, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू का भी घर उसने बेच दिया था। तो अम्मी अब्बू मेरे बड़े परेशान थे। मेरे छोटे छोटे शादी के 1 साल बाद हुआ आपके साथ? शादी के 2 साल बाद वो चला गया था मैं छोड़ के। मेरा बेटा 1 साल और 3 माह का था जब वो गया था, लेकिन शादी के 3 माह बाद ही उसके सारे फ्रॉड सामने आने शुरू हो गए थे। लेकिन आपको पता है जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो कहते हैं बेटी का घर बसा रहे। तो ये अरेंज मैरिज थी आपकी? वो रिश्तेदार थे कि घर थे? मेरी आउट ऑफ फैमिली में शादी हुई थी, रिश्ता किसी ने करवाया था। तो मुझे उससे मोहब्बत भी बड़ी हो गई थी, मैं बड़ा बस क्या करूं। तो उसके अंदर मैं उसके ऊपर बड़ा अंधा एतबार करती थी और वो बहुत पढ़ा लिखा था। उसने MA इंग्लिश, MA इकनॉमिक्स, LLB कर रखा था और मैं उस वक़्त अनपढ़ थी। जब ये सारा मामला हो गया तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि मैं क्या करूं। चारों तरफ अंधेरा था, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, फाइनेंशियली भी और वैसे भी। आपको यानी कि वैसे अगर कि इंसान कहते हैं ना कि मैं आप ये कर सकते हैं तो इंसान थोड़ा सा हौसला पकड़ लेता है, लेकिन मुझे कोई भी नहीं नज़र आता था। चारों तरफ अंधेरा ही नज़र आता था। रिश्तेदारों को हम कुछ बता नहीं सकते थे। फिर मैंने स्कूल की सफाई करनी शुरू की। मुझे एक जॉब मिली तो सफाई की थी। मैं स्कूल में सफाई करती थी। एक मेडिकल स्टोर था, उसकी मैं सफाई करती थी। तो 2 साल मैंने सफाई का काम किया। उसके बाद फिर मैंने 2009 में डायरेक्ट मैट्रिक किया। जी, यानी कि मैंने किसी से बुक्स मांगी, किसी की मिन्नतें की, कोई ज़ुबानी क्वेश्चन याद किए मैथ के और कुछ इस तरह करके ना मैंने डायरेक्ट मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद फिर मैंने इंटर किया। फिर मुझे ये मेडिकल स्टोर का एक्सपीरियंस होता गया। 2 साल के बाद वो जो ओनर थे उन्होंने मुझे फिर सारी मेडिसिन के नाम ना यानी कि बताना शुरू कर दी, ये मेडिसिन ये। तो मैं सफाई से फिर मेडिसिन पे आ गई। तो उसके बाद फिर मैंने इंटर किया, साथ मैंने एक हॉस्पिटल में जॉब की। और जॉब के बाद जब मेरा मुझे ना ECG भी करनी आती है, एक्सरे भी आते हैं, अल्ट्रासाउंड आती है, मुझे बर्नूला पास करना आता है, मुझे मेडिसिन के बेशुमार नाम याद है। सिर्फ मेरे पास एक सर्टिफिकेट की कमी है, वो इसलिए कि मैंने मैट्रिक जो था वो आर्ट्स से किया था। अगर साइंस से किया होता तो आज मैं एक सक्सेसफुल MBBS डॉक्टर होती। तो खैर जो भी आए, जो भी होता है वो बेहतर होता है, अच्छे के लिए होता है। उसके बाद फिर मैंने BCom किया। BCom पार्ट 2 में मैं थी। ज़माने से मैं टकरा गई, लड़ गई। मैंने कहा मैंने अब शादी नहीं करनी, क्योंकि मुझे डर लगता था लोगों से, एतबार मैं नहीं करती थी किसी के ऊपर, मेरा भरोसा ख़त्म हो गया था। आपने एक ठान लिया मैंने कुछ बन के दिखाना है, कुछ करना है? जी, मैंने ये ठान ली कि अब मैंने कुछ करना है। मैंने BCom में एडमिशन लिया। मुझे किसी ने कहा आप BCom कर लें, इसका बड़ा स्कोप है। BCom में मैंने एडमिशन लिया, पार्ट 1 मैंने क्लियर किया, तो पार्ट 2 में मेरी दोबारा शादी की गई। यानी बच्चे की जो बेटा था उसकी भी स्टडीज साथ साथ जारी थी? मेरा बेटा छोटा था, मेरा बेटा 2 साल का था जब मैंने मैट्रिक किया। हाँ जी, उसके बाद फिर वो 4 साल का हुआ था जब मैंने इंटर किया, उसको फिर स्कूल में एडमिशन लेके दिया था। तो BCom पार्ट 2 में मेरी दोबारा शादी हुई।
जिस शख्स से मेरी शादी हुई है वो मेरे से छोटे भी हैं, 7 साल, तकरीबन 6-7 साल छोटे हैं और अनमैरिड। आप तो ये साथ ये भी बता रही है कि मैंने ये ठान ली थी कि अब मैंने किसी पे एतबार नहीं करना, शादी नहीं करनी, तो फिर कैसे ये रजामंद जाहिर किया? मेरे रिलेटिव और जो हमसायों को तो छोड़ दें, लोगों को रिलेटिव नहीं जीने देते थे। फिर मेरे अब्बू ने मेरी मिन्नतें की, मुझे कन्विंस किया, तो मैंने अपने अब्बू के कहने पे दोबारा मेरा निकाह हुआ। जिस शख्स से हुआ मैंने बता दिया, वो मेरे से छोटे भी थे और सॉरी हैं भी, और क्या कहते हैं, उन्होंने वो एज में भी छोटे और अनमैरिड थे और मैं एक बच्चे की माँ थी। वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरा हाथ थामा, मैंने उनसे शादी की। तो बीकॉम मेरा पार्ट 2 क्लियर हो गया। फिर अल्लाह ने मुझे उनमें से एक बेटी दी, ठीक है। बेटे के बाद फिर मैंने 6 माह स्टे किया, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने उनसे कहा मैंने कुछ करना है, मैंने पढ़ना है। तो एक वक्त शख्स वो था जिसने मुझे कहा कि आप पढ़ें, वरना सारी दुनिया ने मुझे डीमोटिवेट किया, डिग्रेड किया, पढ़ के तुमने क्या करना। सब लोगों ने मुझे इतना डीमोटिवेट किया था, सिर्फ एक शख्स ने इसने मुझे कहा था कि आप पढ़ें। और मज़े की बात मैं आपको एक और बता दूं कि मेरे पास फ़ीस नहीं होती थी, एकेडमीज़ जाने के लिए मेरे पास बुक्स नहीं होती थी, तो मैं सारा दिन पार्क में बैठ के पढ़ती थी। मैट्रिक मैंने पार्क में बैठ के किया अपने बेटे को आगे बिठा के। इंटर भी और बीकॉम पार्ट 1 तक मैंने पार्क में ही बैठ के पढ़ा। सारा दिन मेरा गुजर जाता था, बच्चे को आगे बिठा देती, चीज़ें रख देती और सारा दिन मैं वहाँ पे बैठ के पढ़ती थी और मुझे कोई नज़र ही नहीं आता था। आता जाता इंसान, मुझे सिर्फ अपनी स्टडी नज़र आती थी। तो लड़के तो बैठ के पढ़ लेते हैं, लेकिन लड़की के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे सिर्फ पुलिस वालों ने तंग किया था, बाकी किसी बंदे ने तंग नहीं किया। इवन के निशाई भी वहाँ बैठे होते तो उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। पुलिस वाले मुझे बहुत तंग करते थे। तो खैर उनकी मर्ज़ी है, वो अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे। उसके बाद फिर मैंने MBA में एडमिशन लिया, तो मैं बड़ा खुश थी, एक्साइटेड थी कि मेरा MBA में एडमिशन हुआ, अब मैं MBA करूँगी इंशाल्लाह। तो मुझे ना मेरे बेटे ने, मैं सुसाइड करने लगी थी, हालांकि मैं खुद इतनी स्ट्रॉन्ग हो के, तो पता नहीं एक लेवल पे मैं चली गई थी। मुझसे ये पेन नहीं बर्दाश्त हुई। मेरा बेटा ही मुझे नहलाता, वही मुझे खाना, मैं अपने हाथ से पानी भी नहीं पी सकती, इतनी मुझे पेन। तो मैंने कहा यार, इतना मुश्किल वक्त आपने अकेले गुजारा, किसी आपके रिश्तेदार ने, किसी ने मदद के लिए नहीं आया, उसकी क्या वजह थी? बस आपको पता जब बुरा वक्त आता है आपके साथ कोई, आपके वालिदैन, जो आपके हस्बैंड हैं, उनके वालिदैन कोई भी नहीं आया? मेरे वालिदैन थे मेरे साथ, मेरे हस्बैंड के भी वालिदैन। मेरे हस्बैंड को हम दोनों फैमिली ने मिल के संभाला, कभी उधर चले जाते थे, कभी मेरे वालिदैन भी, उनकी बैकग्राउंड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो साथ थे, और मेरे ससुराल वाले भी। बाकी कोई रिश्तेदार मेरे काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने कभी पलट के भी नहीं पूछा। तो मेरा बेटा है, तो उसने मुझे कहा मामा आप ना यूट्यूब पे चैनल बनाएं। तो मैंने कहा वो क्या होता है यूट्यूब? कहते हैं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट इज़ यूट्यूब। कहते हैं यूट्यूब पे चैनल बनाएं तो आप ना उसके ऊपर अपनी स्टोरी बताएं, आपकी इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी हो सकता है इससे कोई इंस्पायर। मैं ना करंट को हाथ लगाने लगी, तो हम सायों और मुन्ने ने मुझे पकड़ लिया जी, मैं सुसाइड करने लगी। तो वो मुन्ने ने मुझे कहा ना मम्मा प्लीज़ आप चैनल बनाएं, तो मैं उसको सारा कुछ करूँगा। जब आपको फर्स्ट हस्बैंड छोड़ के चले गए, डिवोर्स होगी, उसके बाद आपने मेहनत शुरू की, आपने स्टडी शुरू की, हस्बैंड बीमार हो गए, कोमे में चले गए, आपने फिर हिम्मत नहीं हारी, तो उसके बाद ये सुसाइड की वजह क्या थी? मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होती है, अभी भी मुझे बड़ी पेन हो रही है, तो इससे ना मेरे से पेन बर्दाश्त नहीं हो रही। तो मैंने कहा ख़त्म करो इस ज़िंदगी को, लेकिन मेरे बेटे ने बचाया। उसने कहा मामा अब यूट्यूब पे चैनल बनाएं, इस बेस पे कि जब वहाँ से कभी इनकम आई ना, मैंने कहा इनकम भी आती? कहते हाँ, कहते इनकम आएगी ना तो वो आप ना गरीब जो लड़की होंगी उनके ऊपर खर्च करना, हो सकता है कोई आपके लिए दुआ करे तो आप तंदुरुस्त हो जाए। ये उसका आइडिया था। तो फिर इसीलिए मैंने चैनल बनाया, उसके ऊपर फिर मैंने अपनी स्टोरी बतानी शुरू की। वो एक कमेंट मेरा क्लिक हुआ तो पूरी दुनिया को पता चल गया स्ट्रॉन्ग उज़्मा है इसका, और सारों ने मेरा इंटरव्यू किया, और सारों बड़े लोग इंस्पायर हुए। उसके बाद फिर मैं बैठी हुई थी, तो मैंने कहा मुन्ना ये तो हमारी जो इनकम है ये इंशाल्लाह लोगों के ऊपर खर्च होगी, लेकिन कुछ करना चाहिए अभी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपना 2 मरले का घर है, वो आधा मेरे हस्बैंड के नाम पे, आधा मेरे नाम पे। हम दोनों ने बड़ी मुसीबतों से बनाया है, इंस्टॉलमेंट पे की, पता नहीं कैसे कैसे करके। तो वो मैंने अब जो अपना आधा हिस्सा ना 1 मरला, वो मैंने डोनेट कर दिया, गरीबों के नाम कर दिया। और ये सिलाई स्कूल आपको जो नज़र आ रहा है, इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट सिलाई बेवा यतीम गरीब बच्चियों को सिखाई जाएगी। हमने एक टीचर हायर की है, वो सिलाई सिखाएगी। 3 माह का कोर्स होगा, फिर इसके साथ ब्यूटिशियन का कोर्स होगा 3 माह का। उसके बाद फिर हम आगे जाके फैशन डिज़ाइनिंग का भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। जब लड़की यहाँ से सिलाई सीख के जाएगी, उसको साथ एक सिलाई मशीन गिफ्ट की जाएगी, ताकि जाके वो अपना रोज़गार चला सके। साथ उसको थोड़े बहुत पैसे भी हम देंगे कि वो अपना फैब्रिक लेके तो अपने घर का रोज़गार
परिवार चला सके। मेरा बस ये मिशन है, मेरा विजन भी ये है कि हम लोगों को ना मंथलियाँ लगाने की बजाय उनको स्किल्स सिखाएं, ताकि वो स्किल्स सीख कर कोई ब्यूटिशियन बन जाए, कोई टेलर बन जाए। तो जब टेलर एक प्रोफेशनल बन जाता है तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी वो अर्निंग कर सकता है। तो इस तरह हमारा स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। इसके लिए तो काफ़ी पैसे भी चाहिए होते हैं। कोई मदद कर रहा है आपको, कहीं से डोनेशन आ रही है कि अपनी मदद आपके तहत आप? नहीं, मेरी यूट्यूब से पहली इनकम आ गई है, वो माशाल्लाह आई है, उसका 70% तो ऑलरेडी इधर है। बाकी मेरे साथ आउट ऑफ कंट्री से 2-3 लोग हैं, तो वो मेरे साथ जुड़े हैं। तो ये मैंने अपना घर दिया है, उन्होंने ये सारा मेरे साथ मिलकर हमने ये सेटअप किया है। तो इंशाल्लाह ताला लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, यहाँ से कई ज़िंदगियाँ बदलेंगी। और इंशाल्लाह मेरे अपने छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनका सदका मैं कहती हूँ या अल्लाह किसी न किसी तरीके से लोगों की ज़िंदगी बदले। और फिर हम कर्ज़ा हसना देंगे, छोटा सा कोई बिज़नेस स्टार्ट करे, उसको हम विदाउट इंटरेस्ट वापस लेंगे, ठीक है। फिर राशन भी इंशाल्लाह तकसीम किया जाएगा। मेरे साथ 2-3 लोग हैं और मेरी यूट्यूब चैनल से जो इनकम है वो 70% इधर है। 30% मैंने इसलिए रखना, कहीं रिक्शे पे आना जाना किराया लगाना पड़ेगा तो वो मुझे चाहिए। तो ये थी सारी कहानी। अगर लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ दुआ ज़रूर कीजिएगा। और मुझे सपोर्ट तो नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी मुझे मेरे लिए दुआ करें। जब दुआ करता है ना फिर तकदीरें बदल जाती हैं इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये दिखाई। अल्लाह करे कि लोगों को ये क्लिक कर जाए आइडिया इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने स्ट्रॉन्ग उज़्मा साहिबा की बात सुनी, किस तरह उन्होंने स्ट्रगल की है, किस तरह उन्होंने मेहनत की और मेहनत का नतीजा ये है। आप देख सकते हैं कि वो लोगों के लिए खिदमत रोज़गार का एहतमाम कर रही हैं। इसमें आपको भी बढ़ चढ़ के इनका साथ देना चाहिए, हिस्सा देना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।